जी न्यूज़ पोर्टल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से अपने घरों में होंगे और ज़िंदगी अब थोड़ी थोड़ी सामान्य होने लगी है। आप लोगों के जो उद्योग धंधे व्यवसाय हैं, रोज़गार हैं, जॉब है, वो अब फिर से शुरू होने लगे हैं और कुल मिलाकर के यह है कि ज़िंदगी थोड़ी सी पटरी पर आने लगी है और इससे कहीं ना कहीं राहत आप लोगों को भी मिली होगी और जो मानसिकता है उसमें भी कहीं ना कहीं तब्दीली हुई होगी, उसमें भी कहीं ना कहीं परिवर्तन आया होगा। यही मैं उम्मीद करता हूं और अब सब लोग यही चाहते हैं कि स्थिति सामान्य हो और सब कुछ पहले की तरह ऑल इज़ वेल हो जाए, सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए और सब कुछ सामान्य हो जाए। हो भी रहा है और सरकार भी अपने स्तर से जो हो सकता है वो राहत दे भी रही है। अनलॉक 1, अनलॉक 2 और अब चल रहा है अनलॉक 3। क्या कुछ खुला है, तो बहुत सारी चीज़ें खुल चुकी हैं सर, बहुत सारी चीज़ों को राहत मिल चुकी है। जो नई गाइडलाइन है उसके मुताबिक अब यही है कि जो वीकेंड कर्फ्यू था वो सिर्फ अब 1 दिन का रहा है, यानी केवल संडे का। और उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले अगले हफ्ते से, जैसे आज गुरुवार है तो अगले हफ्ते से यानी सोमवार से शायद और भी बहुत सारी चीज़ हैं जिन पर छूट मिल जाए और भी जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं उन पर छूट मिल जाए। दूसरी बात, दुकानों का हो सकता है टाइम अब और बढ़ा दिया जाए। अभी जो 4 बजे तक है या तो उसे 7 बजे तक किया जा सकता है। जो सोर्स से खबर हमको मिल रही है कि दुकानों का जो टाइमिंग है, मार्केट का जो टाइमिंग है वो 7 बजे किया जा सकता है। हालांकि व्यापारियों ने ये मांग की है कि साहब इसको बढ़ा करके 9 बजे कर दिया जाए, मगर देखना होगा क्या कुछ नई गाइडलाइन आती है। लेकिन कुल मिलाकर के केसेस बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं और सब कुछ अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। और आप लोगों से भी मैं वही रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी दर्शक हमारे जुड़े हैं, कि प्लीज़ आप खबर को शेयर ज़रूर करें। अच्छा, बहुत सारे दर्शक ये सवाल पूछते हैं साहब इसको शेयर कैसे करें और कहाँ करें। हमारा कहने का मतलब ये है, जितने भी आपके अच्छे ग्रुप हैं, फ्रेंड्स के ग्रुप हैं या कोई पॉलिटिकल ग्रुप है या एडमिनिस्ट्रेटिव कोई ग्रुप है, उनमें इनको आप डालें, लिंक कॉपी करें और वहाँ से उसको शेयर कर दें। एक बात। दूसरी बात कि मैंने पहले भी आपसे कहा था और एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें आप। इससे हमें मदद मिलती है, इससे हमें कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है और वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हमारे यूट्यूब चैनल पर कितने सब्सक्राइबर हैं, क्या कुछ चल रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमें एक सपोर्ट मिलती है। तो पहले भी मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है और फिर आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि प्लीज़ हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन भर की तमाम खबरों की। भरतपुर संभाग में क्या कुछ घटित हुआ, राज्य स्तर पर क्या आ रही हलचल, सरकार के अंदर से क्या खबर चल रही है, आम आदमी को मिलने वाली है क्या राहत और क्या है उनके लिए मुद्दे। ये तमाम बातें हैं साहब जिन पर आप और हम करेंगे आज चर्चा और मैं बताऊंगा आपको तमाम वो अंदर की खबरें। तो आज है तारीख 17 और वार है गुरुवार। पहले चलते हैं हम राज्य स्तर की बड़ी खबरों की तरफ। आज राज्य सरकार के महकमों में, सचिवालय में, सीएम लेवल पर क्या कुछ घटित हुआ और ऐसा क्या है जो आपके लिए जानना है ज़रूरी। तो राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आरटीई के तहत अब जितने भी राजकीय विद्यालय हैं उनमें 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म मिलेगी, ड्रेस, स्कूल ड्रेस, लेकिन मिलेगी सिर्फ राजकीय विद्यालय के जो बच्चे हैं उन्हीं को। 8वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनको ये निःशुल्क ड्रेस दी जाएगी और वो भी इसी सत्र से। बजट भाषण में ये घोषणा की थी सीएम गहलोत ने और उसको अब चरितार्थ किया जा रहा है, उसकी परिणति हो रही है इनफील्ड और आज इसी सत्र से अब ये सुविधा बच्चों को मिलने लग जाएगी, 8वीं क्लास तक के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको। तो एक बड़ा फैसला तो ये हुआ है। दूसरा, सरकारी विद्यालयों के शिक्षा विभाग ने आज 65 मृत राज्य कर्मचारियों के परिजन जो हैं उनको अनुकंपा नियुक्ति दे दी है। 65 ऐसे जो राजकीय कर्मचारी हैं जो ड्यूटी के दौरान जिनकी मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, उनके जो आश्रित हैं उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है और ऐसे जो हैं उनको 65 लोगों को नियुक्ति दे दी है। इनको 3rd ग्रेड पर प्रयोगशाला सहायक के रूप में अब नौकरी करनी है ताकि उनके घर परिवार का गुजारा चल सके। तो ये 2 बड़े फैसले हैं शिक्षा विभाग से। और भी फैसले हैं, बताऊंगा आपको, शेयर करते रहिए। सरकार ने एक बार फिर, ये बड़ी ज़ोरदार खबर है,
और ये ऐसी खबर है साहब जिसने है ना मुझे भी अंदर से बड़ा आक्रोशित किया, गुस्सा आया मुझे। कैसे, अब मैं आपको बताने वाला हूँ। दरअसल सरकार ने बड़ा फैसला किया है, और बड़ा फैसला ये किया है कि शराब के जो ठेकेदार हैं उनको राहत दी है। मासिक गारंटी कंपोजिटिव फीस में 15% की छूट दी है उनको, और बेसिक लाइसेंस की जो फीस है उसमें भी 30% की छूट दी है, ठीक है, शराब के ठेकेदारों को। अब सोचने की बात यह है कि राजस्थान सरकार को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है ना वो इसमें क्यों है, शराब के ठेकों में, शराब में, आबकारी विभाग में, इसी में इतना इंटरेस्ट क्यों है? सबसे ज़्यादा राहत इन्हीं को मिल रही है। पिछली बार भी सबसे पहले पैकेज की जो घोषणा की थी ना वो इन्हीं के लिए की थी गहलोत सरकार ने। जबकि 1 साल से जो मिडिल क्लास फैमिली चिल्ला रही है बिजली के बिलों को लेकर, उसके बारे में सरकार को बिल्कुल शर्म नहीं आती और चिंता नहीं होती कि यार आम आदमी क्या चला रहा है, और शराब के ठेकेदार जबकि वो अपनी मनमानी और कर रहे हैं। क्या छूट दे रहे हैं आप कि साहब लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें बंद रही थी? नहीं रही साहब, पूरे राजस्थान में कहीं भी शराब की दुकानें बंद नहीं रही, बल्कि इनको तो एक्स्ट्रा टाइम और मिला है। जो टाइम 10 से 8 होता था ना, इन लोगों ने 6 बजे दुकानें खोली है। अब आप कहेंगे साहब बंद तो 11 बजे हो रही थी। गलतफहमी है आपकी। गंगापुर सिटी में रात को 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक शराब की दुकानें बिल्कुल खुली रहती हैं और बिल्कुल सप्लाई जारी रहती है, और इन्हीं को आप राहत दे रहे हैं। लाइसेंस में भी आपने रियायत दे दी। कितनी रेवड़ियां बांटोगे साहब आप इनको? मुझे ताज्जुब होता है कि गहलोत सरकार जब जब अस्तित्व में आती है ना राज्य में, सबसे ज़्यादा फोकस उसका शराब पर रहता है, आबकारी विभाग पर रहता है। जबकि इस सिक्के का एक पहलू और मैं आपको बता दूं, ये आबकारी विभाग 1% भी इसके उच्च अधिकारी जो है ना वो आज की तारीख में काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और जितने हमारे दर्शक हैं ना और जो बहुत टाइम से हमसे जुड़े हुए हैं उनको अच्छी तरीके से पता होगा, देर रात तक दुकान खुलने को लेकर के, MRP से अधिक कीमत पर शराब बेचने को लेकर के हमने खबर चलाई थी, और उसके बाद में एक दिन आबकारी विभाग ने बहुत ताबड़तोड़ कार्रवाई की, जो भी मैंने आपको लाइव दिखाई थी। अच्छी तरह याद होगा हमारे दर्शकों को। शराब के जो आबकारी विभाग के जो अधिकारी थे अपनी गाड़ियों से बहुत तेज़ी से, और पीछे पीछे हमारा कैमरा भी दौड़ा था उनके, स्टेशन रोड हो, बस स्टैंड हो, वहाँ जाकर के दुकानों को बंद कराना और उनको धमकी देना और उनको तड़ी चेतावनी देना, बहुत अच्छा किया था। उसके बाद से लेकर के अब तक अगर आबकारी विभाग ने कोई कार्रवाई की हो तो मुझे बताएं। बिल्कुल, आपने अगर कोई भी कार्रवाई की है सर तो आप मुझे बताएं, आप चैनल को बताएं, आप मीडिया को बताएं कि हाँ हम आबकारी विभाग ने इतनी कार्रवाई की है। कोई कार्रवाई नहीं की आप लोगों ने। रियायत इनको दे दो, सारी सुविधाएं इनको दे दो, और मोटी मोटी तनख्वाहें आप अधिकारियों को दे रहे हैं, जबकि वो फील्ड में नहीं जा करके देखते हैं कि क्या चल रहा है। ज़रूरत है कहाँ उनको देखने की? ये ऐसा बेशर्म और लापरवाह डिपार्टमेंट है सर जो अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से नहीं कर रहा है। बिल्कुल कड़े शब्दों में मैं इसको कह रहा हूं कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से नहीं कर रहा है। जहरीली शराब पी करके जब मौतें होती है ना, जांच के आदेश दे दिए जाते हैं और तब प्रशासन में और तब विभाग में हड़कंप मचता है। पहले क्यों नहीं करते आप इस तरह की कार्रवाइयाँ? देर रात तक शराब की दुकानें खुली रहती है, MRP रेट से अधिक कीमत पर वो शराब बेच रहे हैं। क्या आप लोगों को पता नहीं है? क्या आबकारी विभाग को पता नहीं है इन चीज़ों का? बिल्कुल पता है, सारी चीज़ों का पता है, मगर नीचे से ऊपर तक खेल वही चलता है सेटिंग का। जब मीडिया में कभी चर्चा आती है, जब लोग अग्रेसिव हो जाते हैं, तब जाकर के 1-2 बार दिखाने के लिए कार्रवाइयाँ कर दी जाती हैं, वरना कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज एक दर्शक ने हमारे स्टेशन रोड से हमें फ़ोटो भेजी थी अभी कुछ देर पहले ही कि साहब शराब की दुकानें देख लीजिए आप, अभी भी खुली हुई है और धड़ल्ले से शराब बिक रही है। चाहे 8:30 बज रहे हों, 9 बज रहे हों, 10 बज रहे हों, 11 बज रहे हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और क्यों फ़र्क पड़ेगा उनको? क्यों डरेंगे वो लोग जब वो नीचे से ऊपर तक आपको बंदी दे रहे हैं? और ताज्जुब की बात यह है कि स्टेशन पर जहाँ शराब के ठेके हैं ना, उसके जस्ट सामने ही सर्किट हाउस है जहाँ ADM साहब निवास करते हैं, है ना, दिया तले अंधेरा। ये कंडीशन हो रही है और आबकारी विभाग को छूट पर छूट दिए जा रहे हैं, शराब के ठेकेदारों को रियायत पर रियायत दिए जा रहे हैं।
मिडिल क्लास फैमिली और लोअर क्लास फैमिली जो है ना, वो पिछले 1-1.5 साल से चिल्ला रही है कि गहलोत साहब बिजली के बिलों में तो रियायत दे दो, मगर कान पर जूं तक नहीं रेंगती साहब। सुनना ही बंद कर दिया सरकार ने बिजली के बिलों के नाम पर। कैसी संवेदनहीन सरकार है ये, जो एक आम आदमी की बात तो नहीं सुन रही है, मगर बड़े बड़े जो घराने हैं, बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं, बड़े बड़े जो पैसा वसूली का बिजनेस करने वाले हैं, उनकी सरकार सुन रही है। उनको आप रियायत पर रियायत दिए जा रहे हैं, और आम आदमी के बिजली के बिलों को आप उठा करके देखना साहब, कितना स्थायी शुल्क, कितना मीटर किराया, कितना उपभोग। आज मेरे पास भेजा था किसी दर्शक ने एक बिल, ताज्जुब कर गया साहब मैं। यूनिट खर्च उपभोग जो है ना उसका टोटल वो 45 या 42 यूनिट खर्च हुई है, और बिजली का बिल पूछो ही मत साहब। और कोई रियायत नहीं मिल रही, और मुझे लग रहा भी नहीं है अभी तक, क्योंकि जनता भी ऐसी है, जनता भी ऐसी है, और जनता खुद जिम्मेदार है इन चीज़ों के लिए कि वो अपनी आवाज़ उठाती ही नहीं है। एक रटा रटा डायलॉग है साहब, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, तो फिर पड़े रहो घरों में, बिल्कुल पड़े रहो घरों में। जैसा आपके साथ हो रहा है ना, उसको भोगो, ये तुम्हारी किस्मत है, बदकिस्मती है तुम्हारी। रात दिन हम देख रहे हैं, हर चीज़ में आप रियायत दे रहे हैं। शराब जैसी चीज़ राजस्थान सरकार की नज़र में अति आवश्यक सेवाओं में साहब, जब लॉकडाउन था ना सारी चीज़ें बंद थी, मगर शराब की दुकानें बंद नहीं थी, इनको खोला गया आपातकालीन और अति आवश्यक सेवाओं में। ये शराब राजस्थान में ताज्जुब की बात है। दूध मत पियो, पानी आम आदमी को मिल नहीं रहा, शराब पिए जाओ बस। मोटी कमाई है इसमें, मोटी कमाई। तो उनको रियायत एक बार फिर से दी है, 15% और 30% की छूट मिली है। अगली खबर प्रदेश स्तर की। अच्छा, आप लोग शेयर ज़रूर करते रहना, ठीक है ना, क्योंकि ये लड़ाई है, ये मुहिम है सर, जो पहुंचनी चाहिए हर अधिकारी तक, हर प्रशासनिक अधिकारी तक। और वो जो ऊपर बैठे हैं ना, जिन्होंने अपने कानों में रुई ठूंस रखी है और जिन्होंने अपने आँखों को बंद कर रखा है कि उनको आम आदमी का दर्द नज़र नहीं आता, उन तक तो कम से कम पहुँचे ये खबरें। रीट 26 सितंबर को है, ये कल भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। और एक चीज़ और निकल करके आई, और अच्छी खबर थी वो, क्योंकि इसकी मांग भी कर रहे थे जो विद्यार्थी हैं वो, कि साहब ये जो रीट का सर्टिफिकेट है, इसकी वैलिडेशन कब तक है, ये वैलिडिटी कब तक है। इसको आज लेकर के स्पष्ट कर दिया राजस्थान सरकार ने कि अब 3 साल तक रीट का जो सर्टिफिकेट है उसकी जो वैलिडेशन है, उसकी जो वैलिडिटी है, वो 3 साल तक रहेगी। और एक समस्या हो रही साहब निकल करके, 26 सितंबर को रीट की एग्ज़ाम है, और इसी दौरान लगेगी कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा 22 सितंबर से लेकर के, और लगभग 2 अक्टूबर तक जो है वो कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा है। अब ये दोनों जो एग्ज़ाम है ना, वो एक दिन टकरा रही हैं। इसको लेकर के भी आज डोटासरा जी से सवाल जवाब किए गए थे, तो उन्होंने ये कहा कि साहब मेरे संज्ञान में ये चीज़ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो बिल्कुल इसको दिखाया जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं दोनों एग्ज़ाम जो हैं वो क्लैश कर रही हों कहीं पर। तो इसको लेकर के ज़रूर उम्मीद ये करते हैं राजस्थान सरकार कोई कदम उठाएगी। बाकी रीट की एग्ज़ाम 26 सितंबर को है। दूसरी बात, रीट का जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी 3 साल कर दी गई है, ये सबसे अच्छी बात है। चलिए अगली खबर, राजस्थान सरकार ने आज एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, और मेरे ख्याल से ये आम आदमी से जुड़ा हुआ एक निर्णय है। आप लोग शेयर करें डेफिनेटली। भामाशाह योजना को बंद करके राजस्थान सरकार ने चलाई जनाधार योजना, जनाधार कार्ड, ठीक है साहब। अब जनाधार कार्ड का एक सिस्टम था कि जिनका राशन कार्ड था उन्हीं का जनाधार कार्ड बनता था। आज सरकार ने इस अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया। आपका राशन कार्ड हो या ना हो, जनाधार कार्ड बन जाएगा, वो आवेदन अब निरस्त नहीं होगा। ये एक बेहतरीन कदम उठाया है राजस्थान सरकार ने। देखिए, कई छोटे छोटे नियम, कई छोटी छोटी समस्याएं ऐसी हैं सर, अगर उन पर गौर किया जाए ना तो लोगों को बहुत राहत मिल सकती है। कल मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं साहब जिनमें पटवारी और सेक्रेटरी के पद खाली पड़े। आम आदमी का काम नहीं हो रहा, विद्यार्थी हैं वो भटक रहे हैं, किसान हैं वो भटक रहे हैं,
पटवारी नहीं है, काम हो कैसे। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आम आदमी सीधा जुड़ा हुआ है और मैक्सिमम पॉपुलेशन जुड़ी हुई है। यदि उन चीज़ों में सुधार कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत राहत लोगों को मिलने वाली है सर। अब ये जन आधार कार्ड वाला है, इसमें भी क्या है कि बहुत सारे लोगों को समस्या आ रही थी, साहब राशन कार्ड नहीं है तो अब जन आधार नहीं बनेगा मेरा, तो एक बहुत बड़ी राहत मिली। ऐसे ही वो जो खाद्य सुरक्षा वाला पोर्टल है पिछले 1.5 साल से बंद पड़ा है। मैं डिज़र्व भी करता हूँ, मुझे गेहूं की आवश्यकता भी है, मैं कोरोना की पैंडेमिक सिचुएशन से गुजर भी रहा हूँ, लेकिन मैं बनाऊँ कैसे, मुझे योजना का लाभ कैसे मिलेगा, क्योंकि मेरा तो खाद्य सुरक्षा में नाम ही नहीं है। नाम लिखवाऊँ कैसे, क्योंकि 1.5 साल से तो पोर्टल बंद है। अब देखिए कितनी हास्यास्पद स्थिति है। उसको भी जल्द से जल्द शुरू कर दे अगर सरकार, तो हमें खुशी होगी सर। और हमें खुशी नहीं, बाकी कितने सारे चेहरे ऐसे हैं जिन पर मुस्कुराहट आ जाएगी। उन लोगों को उस योजना का लाभ मिलेगा, उनको खाने के लिए दाने तो मिलेंगे साहब, क्योंकि और कोई विकल्प है नहीं। खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं है, तो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, जो आप खाद्यान्न उपलब्ध करवा रहे हैं राशन डीलर के माध्यम से, वो उनको मिल नहीं पाएगा। तो मैं इसे एक महत्वपूर्ण फैसला मानता हूँ राजस्थान सरकार का कि अब बिना राशन कार्ड के भी जन आधार कार्ड बनाया जा सकता है। आपका जो आवेदन है वो निरस्त नहीं होगा। धन्यवाद। प्रदेश में अनलॉक 3 वही तो चल रहा है। पहले 2.0 चल रहा था, अब 3 आ गया। सब कुछ खुल गया लगभग 4 बजे तक के लिए तो कम से कम। होटल खुल गए, रेस्टोरेंट खुल गए, होम डिलीवरी है वो शुरू हो गई, यानी ज़िंदगी सामान्य हो रही है। आज जो व्यापारी हैं, उन व्यापारियों ने सीएम को एक ज्ञापन सौंपा और उस ज्ञापन में ये मांग की है कि एक तो इतने दिन से लगभग 1.5-2 महीने से सारी दुकानें और सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद थे, तो जितने भी व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, उनके लिए राज्य सरकार एक राहत पैकेज की घोषणा करे। दूसरी बात, अप्रैल और मई के जो बिजली के बिल हैं वो माफ़ किए जाएं, ये मांग की गई है सीएम गहलोत से व्यापारियों के द्वारा। तीसरा, दुकानों का समय बढ़ाया जाए, मार्केट का समय बढ़ाया जाए। और ये तीनों मांगें वाजिब भी हैं और सरकार को इन पर गौर भी करना चाहिए। बाकी कुल मिलाकर के अनलॉक 3 में स्थितियां अब सामान्य हो रही हैं, आर्थिक गतिविधियां तेज़ी से चल रही हैं और उम्मीद ये करते हैं कि अब धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर आ जाएगा और लोगों की जेब में पैसा आएगा भी और लोग खर्च भी करेंगे, स्थिति अगर सामान्य होती है तो। एक ब्रेकिंग और आई है, गहलोत सरकार विशेष योग्यजनों को देगी अतिरिक्त रोजगार। ये एक बड़ी खबर आई अभी मैंने जब इसको देखा था कि इन लोगों के लिए विशेष रूप से योजना बनाई जा रही है कि जो विशेष योग्यजन हैं उनको किस तरह हम अन्य कामों में लगा सकते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी सर्विसेज या कुछ ऐसे सेक्टर चुने गए हैं जिनमें ऐसी पिछड़ी जातियां या लोग जिनको काम की तलाश है उनको इसमें शामिल किया जाए, तो ये भी एक बड़ा फैसला है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और है जो चर्चा का विषय बनी हुई है, और वो चर्चा का विषय ये है कि व्यापारिक गतिविधियां आप शुरू कर रहे हैं, सारी चीज़ें सामान्य हो रही हैं। एग्ज़ाम का रहा मामला तो 10th और 12th की जो बोर्ड की एग्ज़ाम है वो आपने रद्द कर ही दी है। यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको आपने प्रमोट कर ही दिया है। लेकिन अब आपने जब रीट की एग्ज़ाम की घोषणा कर दी, कॉलेज लेक्चरर वाली एग्ज़ाम है वो आने वाली है, तो अब कोचिंग संस्थानों को भी और स्कूलों को भी जल्द से जल्द खोलने की घोषणा की जाए। बिल्कुल, ये भी बहुत ज़रूरी है सर, बहुत सारे स्टूडेंटों के भविष्य का सवाल है। 2 महीने 3 महीने रहे हैं, अब इन 2-3 महीनों में वो वापस रिदम में आएंगे, वो अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करेंगे, तो इतना टाइम तो उनको दिया जाना चाहिए। तो कोचिंग संस्थान जो हैं, स्कूल जो हैं, उनको भी जल्द से जल्द शुरू किया जाए। वो जो ठीक है, वो सिचुएशन आप कह रहे हैं कि साहब तीसरी लहर आएगी नहीं आएगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोई तीसरी लहर नहीं है साहब। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है, वैक्सीनेशन आप अच्छा करवा रहे हैं, तेज़ी से वैक्सीनेशन चल भी रहा है, 2 करोड़ से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन हो चुका है राजस्थान में।
बच्चों की जो वैक्सीन है, टीकाकरण है, उसके लिए भी केंद्र सरकार ने कहा है कि उस पर रिसर्च चल रहा है और बहुत जल्दी हो सकता है बच्चों के टीके जो हैं वो भी उपलब्ध हो जाएं। तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्थितियों को संभालने की आवश्यकता ज़्यादा है। वो कहते हैं ना कि जितना जाना था वो तो चला गया, लेकिन अब जो रह रहा है उसको हम कितने बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कोचिंग संस्थान और स्कूल जो हैं उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए कि इनको किस तरह टाइम दे करके किस गाइडलाइन के साथ हम इनको शुरू कर सकते हैं। लगभग सारी चीज़ें शुरू हो गई सर, बस यही एक सेक्टर है जो बच रहा है अभी तक। चलिए, ये राज्य स्तर की बड़ी खबरें थी। अब चलते हैं हम भरतपुर संभाग की तरफ, और उसमें सबसे पहले आता है हमारा भरतपुर जिला। एक बार फिर भरतपुर के 2 बाल गृहों से 4 बाल अपचारी भाग गए। पहले भी होता रहा है, कई बार आती है वहाँ से ऐसी खबरें। और 2 बाल गृहों से भागे हैं ये 4 बच्चे, और इनमें से 2 को तो दस्तयाब कर लिया गया है, लेकिन 2 की तलाश अभी भी जारी है। कलेक्टर ने एडीएम को इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं, वो इसकी जांच करेंगे कि क्या कुछ ये मामला था। भरतपुर से दूसरी खबर है, कामा में एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने का एक मामला सामने आया है। दरअसल एक व्यक्ति ने प्लॉट दिलाने के नाम पर उसको बुलाया और वो उसको जंगलों में लेकर के गया और वहाँ जबरन उसके साथ में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। और इस मामले में कामा डीवाईएसपी जो हैं वो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। रूपबांस के धौलपुर रोड स्थित नगला शीशम में कार व बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार एक बालक की मौत हो गई और एक जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसको अस्पताल में एडमिट करवाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। और जो कार सवार है वो धौलपुर जा रहे थे। ये एक सड़क दुर्घटना की खबर वहाँ से आई है। कामा में गौ हत्या का भी एक मामला सामने आया है। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी होगी, हम जब रोज़ लाइव करते हैं, खबरें दिखाते हैं, भरतपुर क्षेत्र या धौलपुर क्षेत्र ऐसा है सर जहाँ से ये जो गौ तस्करी का जो मामला है ना, ये बहुत तेज़ी से चलता है वहाँ पे। दरअसल क्या है, हरियाणा बॉर्डर, यूपी बॉर्डर बड़ा पास में पड़ जाता है साहब। तो ये खबरें वहाँ आम है सर, इस तरह की खबरें वहाँ से ज़रूर आती हैं, भरतपुर हो या धौलपुर हो। कई बार मैंने अभी कुछ दिन पहले भी आपको खबर बताई थी, स्कॉर्पियो का पीछा किया पुलिस ने, उसके बाद में टायर पंक्चर हो गए, लेकिन फिर भी वो फिल्मी स्टाइल में भागते रहे और पुलिस ने उनका पीछा करके और उनमें से 2 को गिरफ्तार किया मौके पर, जब वो घायल हो गए, एक्सीडेंट हो गया तब। तो गौ तस्करी के जो मामले हैं वो उस क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसा ही एक मामला सामने आया, गौ हत्या का एक मामला। गाय का वध करने की एक सूचना कामा पुलिस को मिली और पुलिस मौके पर पहुंची। तो गाय के शरीर के कटे हुए अवशेष भी पुलिस को मिले हैं। इसके अलावा सबूतों को मिटाने के लिए जो गौ हत्यारे थे उन्होंने खेत को जोत दिया ताकि पुलिस को कोई सबूत ना मिले। पुलिस उसमें जांच में जुट चुकी है और एविडेंस जुटा रही है। तो ये भरतपुर से खबरें थी। अब चलते हैं हम धौलपुर की तरफ। धौलपुर से क्या कुछ खबरें हैं। बसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा के प्रयासों से विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न सड़कों के लिए 5 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है सीएम गहलोत के द्वारा। ग्रामीण क्षेत्र जो हैं उनमें इन सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। लोगों ने भी आभार जताया है विधायक का, और विधायक महोदय ने आभार जताया है सीएम गहलोत का कि जहां सड़कें टूटी हुई हैं, जिनको मरम्मत की आवश्यकता है, जहां नवीन सड़कों की आवश्यकता है, 5 करोड़ की राशि जो है वो खर्च करके और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अब मजबूत किया जाएगा। कंचनपुर थाना क्षेत्र के कांसपुरा गांव में बिजली के करंट से 12 जानवरों की मौत हो गई। 12 मवेशी जो हैं वो मौत का शिकार हो गए। दरअसल शाम को जो चरवाहा था वो चरा करके और अपने जानवरों को जब लेकर के आ रहा था तो खेत में बिजली का टूटा हुआ तार पड़ा था, जिसकी चपेट में ये जानवर आ गए और मौके पर ही इनकी मौत हो गई। शाम को लौटते वक्त यह हादसा हुआ है। तो ये धौलपुर से बड़ी खबरें थी। अब चलते हैं हम करौली की तरफ। करौली से आज सुबह एक चौंकाने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ आई हमारे पास में कि जो मथुरादास माथुर स्टेडियम है उसके सामने एक कुआं है, आपको मैं बताऊं, और बगीची के कुएं के नाम से वो फेमस है। उस कुएं में एक अधेड़ का शव तैरता हुआ दिखाई दिया। व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची और सिविल डिफेंस की टीम की सहायता से उस शव को बाहर निकाला गया।
शव की शिनाख्त करौली के रहने वाले घनश्याम के रूप में हुई है और वो 5 दिन से अपने घर से लापता था। शव का पोस्टमार्टम करके और शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। ज़िले में आज 4 जगह पर वैक्सीनेशन हुआ है करौली ज़िले में, और वैक्सीनेशन का जो काम है वो तेज़ी से चल भी रहा है। और करौली ज़िले में अगर कोरोना अपडेट की बात करें तो सर शून्य है, कोई अपडेट या कोई भी अब केसेस वहाँ से नहीं है। टोडा भीम से एक खबर आई है, देर रात बारिश से तहसील के गोपालपुरा गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है वो जलमग्न हो गया, उसमें पानी भर गया, जितने कमरे थे उनमें पानी भर गया, मैदान में पानी भर गया। आखिर में आनन फानन में देर रात ग्रामीणों की मदद से जितना रिकॉर्ड था, जो कागज़ थे, फाइलें थी, उनको सबको सुरक्षित बाहर निकाला गया, दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। बाकी पूरे जो वो है विद्यालय उसमें पानी भर गया और बुरी दुर्दशा हो गई। अच्छा, देर रात को मूसलाधार बारिश हुई है सर गोपालपुरा में, टोडा भीम तहसील का जो गांव है गोपालपुरा उसमें। तो ये वहाँ से खबर आई थी। अब चलते हैं हम सवाई माधोपुर की तरफ। हमारे ज़िले से क्या कुछ खबरें हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे बड़ी खबर तो ये आई है कि अनियमितताओं के चलते, लापरवाही के चलते ज़िले के 4 मेडिकल स्टोरों का लाइसेंस जो है वो निरस्त कर दिया गया है। कुछ का 7 दिन के लिए और कुछ का 15 दिन के लिए। कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। औषधि नियंत्रक अजय सवल ने बताया कि पिपलाई में मुकेश मेडिकल स्टोर और शिव मेडिकल स्टोर माल गोदाम रोड गंगापुर सिटी, BM फार्मा माल गोदाम चौराहा गंगापुर सिटी, और खिरनी में शिव मेडिकल का स्टोर जो है उसका 15 दिन के लिए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बाकी जो ऊपर के मैंने बताए थे पिपलाई और 2 गंगापुर, इन 3 का 7 दिन के लिए निरस्त किया गया है अनियमितता पाए जाने के कारण। माधोपुर से अगली खबर, CM सहायता कोष जो है राहत कोष, उसमें से मृतकों और घायलों को एक सहायता मिलती है, उसके तहत वो राशि स्वीकृत कर दी गई है। जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने बताया कि इनमें सुकार, मैनपुरा, लिवाली, लाखनपुर आदि के ऐसे लोग हैं जो सड़क दुर्घटना में या किसी और कारण से या तो मृत हो गए या घायल हो गए, तो इनको मुख्यमंत्री सहायता कोष से राहत दी जाती है, आर्थिक पैकेज दिया जाता है। इन्हें 1-1 लाख रुपए CM राहत कोष से सहायता प्रदान की गई है। ज़िले में आज एक कोरोना पॉजिटिव मिला है, कल भी एक ही था और आज भी एक ही मिला है। बाकी सारी सिचुएशन जो है ना वो ठीक ठाक है पूरे ज़िले में। सवाई माधोपुर जिले से एक खबर और आई है, ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हुई है। सवाई माधोपुर के सदला डूंगरी गांव में ये घटना हुई थी। ट्रैक्टर की चपेट में आने से इस व्यक्ति की मौत हुई है और पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम करा करके और शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है उनके निर्देश पर। और आते ही एक्शन में नज़र आ रहे हैं राजेश जी, और लगातार ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जो लोग लापरवाही कर रहे हैं कर्मचारी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा अवैध बजरी खनन जो है वो कहीं ना कहीं चुनौती बना हुआ है और उसी पर वो फोकस कर रहे हैं। अब चलते हैं हम गंगापुर सिटी की तरफ। हमारे शहर में क्या कुछ है। हमारे शहर की सबसे बड़ी बात तो ये है साहब कि गर्मी अच्छी खासी पड़ रही है, लेकिन गर्मी में राहत भी दे रहा है ये मौसम। रोज़ शाम को 3-4 बजे मौसम खुशगवार हो जाता है, थोड़ी सी ठंडी हवाएं आती हैं, थोड़ी सी बूंदाबांदी आती है और दिन भर की जो गर्मी है ना उससे लोगों को निजात मिल जाती है। बिजली विभाग की अगर बात करें तो अब तो इस समय साहब है ना, कटौती से ज़्यादा बिजली के बिलों का रोना ज़्यादा है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब कोई दर्शक हमारे पास में अपना बिल नहीं भेजता हो कि साहब ये देखो 1 महीने का बिल मेरा 8,000 का आया है, किसी का 9,000 का, किसी का 5,000 का, किसी का 6,000 का, स्थायी शुल्क 2 महीने का लगा दिया 600, 700 रुपये। मतलब ये जो गणित है ना बिजली विभाग वाली, ये अच्छों के समझ में नहीं आ रही साहब, और लोग दुखी और परेशान हैं। अब लोगों को क्या करना है ये लोग बेहतर समझ सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं कह सकता सार्वजनिक मंच से, मगर इतना कह सकता हूं सर कि आवाज़ तो उठानी पड़ेगी अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो। और अतिक्रमण, क्या कहना साहब, बार बार लगातार हम ये मांग उठाते आ रहे हैं, इस समस्या की ओर नगर परिषद का ध्यान आकर्षित करते आ रहे हैं कि साहब आने वाले दिनों में अतिक्रमण इस शहर की सबसे बड़ी बीमारी बनेगा। कल भी मैंने बताया था
और हमारे एक दर्शक ने आज भी हमको वहीं से फिर फ़ोटो और वीडियो भेजे हैं। शीतला माता रोड से लेकर के और सदर थाने तक आप जाओगे तो सड़क पर दोनों ओर कबाड़ी का जो काम करते हैं उन लोगों ने अपना कब्ज़ा जमा रखा है। सड़क पर आना जाना तक लोगों का दुश्वार हो चुका है। ये कंडीशन है। जब सभापति महोदय का हमने इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल चाहे स्थायी हो चाहे अस्थायी हो, अतिक्रमण को तेज़ी से हटाया जाएगा। सभापति महोदय, आपके कथनी में और करनी में बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है हमको, और ये बात बहुत पहले से मैं आपसे कहना चाह रहा था, मगर मुझे लगा कि शायद इनको टाइम देना चाहिए। कोरोना का टाइम चल रहा है तो शायद उतना बढ़िया तरीके से अभी हम स्वतंत्र नहीं है काम करने के लिए। मगर मैं आपको बता दूं सर, कोई भी काम धरातल पर नहीं हो पा रहा है। फवारे पर लगी हुई प्याऊ तो इतना बड़ा अतिक्रमण था कि 3-3 थानों की पुलिस आपने लगा दी, मगर जो अतिक्रमण रोज़ आम आदमी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है उसकी ओर आपका ध्यान क्यों नहीं जा रहा। आज नए बाज़ार से मुझे किसी दर्शक ने फ़ोन करा है कि साहब जो बक्से बनाने वाले हैं, पेटी बनाने वाले हैं, उन्होंने सारा सामान निकाल करके सड़क पर रख दिया, आप निकल तक नहीं सकते, एक सिंगल पर्सन भी वहाँ से नहीं निकल सकता है। ये अतिक्रमण नहीं है। ठेले वालों ने जगह जगह सड़कों को रोक रखा है, ये अतिक्रमण नहीं है। और फवारे पर लगी हुई प्याऊ आपको अतिक्रमण नज़र आ रही थी। और उस दिन बड़े ताव में कहा भी था आयुक्त साहब ने, बिल्कुल अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद तो कोई कार्रवाई हुई नहीं साहब। हमारे नोटिस में तो कोई कार्रवाई नहीं हुई जहाँ से आपने स्थायी या अस्थायी अतिक्रमण हटा दिया हो। ये अतिक्रमण आपको नज़र नहीं आता? जो लोग मनमानी कर रहे हैं सड़कों पर, जिन्होंने अपना सामान पटक रखा है, वो अतिक्रमण आपको नज़र नहीं आता? क्यों नहीं करते आप इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई? लगातार शिकायतें आ रही हैं अतिक्रमण की, शीतला माता रोड से और नए बाज़ार में दुकानदारों की जो मनमानी है वो। या फिर हमको ही लाइव दिखाना पड़ेगा, तब जा कर के शायद दिखेगा। चलिए, तख्ते वापस लगा दिए फवारे से लेकर के प्राइवेट बस स्टैंड तक जो है, जबकि उस दिन सभापति महोदय ने कहा था कि नो, अब तख्ते लगाना अलाउ नहीं करेंगे हम। करो सर कार्रवाई, वादे बहुत किए हैं आपने और जनता को उम्मीदें भी बहुत हैं आपसे, मगर इनफील्ड कुछ होता नज़र आ नहीं रहा है हमको। बिजली के बिल मैं आपको बता चुका हूँ, शराब की दुकान है, क्या कहना साहब। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है साहब जो गहलोत सरकार का सबसे चहेता है, दिल के सबसे करीब। राहत देनी तो इनको देनी, रियायत देनी तो इनको देनी, कमाना तो इनसे कमाना। भ्रष्टाचार पनप रहा है तो इस डिपार्टमेंट में पनप रहा है, और सबसे बढ़िया फोकट की तनख्वाह कमाता है ना तो इस विभाग के अधिकारियों को मिलती है। अभी आप कहीं भी चले जाइए गंगापुर में, आपको शराब चाहिए आसानी से मिलेगी। अवैध शराब जो कैलाश टाकीज़ पर मिलती है, बिकती है, इसके बारे में 3 बार मैं भेज चुका हूँ एएसपी साहब को और डिप्टी साहब को, कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। कितनी जगह है ऐसी, अज्जो का चौराहा अवैध शराब का गढ़ है, वहाँ लोग परेशान हैं, दिन और रात शराबी पड़े रहते हैं, असामाजिक तत्व पड़े रहते हैं, गाली गलौज करते हैं, अभद्रता करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लड़ाई झगड़े होते हैं, लोग ज्ञापन देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या प्रशासन को पता नहीं है? क्या पुलिस महकमे को पता नहीं है? क्या आबकारी विभाग को पता नहीं है? पता सबको है सर, बल्कि ये कहें कि उन्हीं की सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल खुल के कह रहा हूं मैं, उन्हीं की सरपरस्ती में हो रहा है। आबकारी विभाग तो खुद जानबूझ करके इन सारी चीज़ों को करवा रहा है। आबकारी विभाग को खूब पता है सारी चीज़ों का, कितनी जगह अवैध शराब बिक रही है, कितनी बजे तक दुकानें खुल रही हैं, क्या रेट दुकानदार ले रहे हैं, सारी चीज़ों से आबकारी विभाग जो है ना वो अवगत है। सब चीज़ का पता है आबकारी विभाग को। कब सुधरोगे साहब? इसीलिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया था क्या? ये पब्लिक सिर्फ चिल्लाती रहेगी और आपने बिल्कुल बेशर्मी की ऐसी चादर ओढ़ रखी है कि आपको कार्रवाई करनी ही नहीं है। हाँ, चिल्लाते हैं, चिल्लाने दो, हमें पता है हमें क्या करना है। ऐसे नहीं चलेगा।
जनता बेवकूफ़ नहीं है और जनता जागरूक हो चुकी है, और नहीं हुई है तो होना पड़ेगा। मैं भी क्लियर कह रहा हूँ जनता से, कोई रेट लिस्ट नहीं है आज तक, जबकि हमने काफ़ी टाइम पहले लगातार ये खबरें बताई हैं कि सर शराब की हर दुकान पर एक रेट लिस्ट होनी चाहिए, कौन सी बोतल कौन सी शराब किस रेट में मिल रही है। नहीं हुई ना आज तक उसकी परिणति, है ना। घोषणा तो कर दी थी राजस्थान सरकार ने, बिल्कुल लगेगी साहब। कब लगेगी? पहले कमा लो, है ना, जितना खींच सकते हो ना मीटर उतना खींच लो, फिर लगा देंगे दोबारा, जब ठेके होंगे तब देख लेंगे, 1-2 महीने पहले रेट लिस्ट लगा देंगे। यही तो होता है। गुस्सा तो बहुत आता है साहब, पर क्या करूं, मैं एक्सप्रेस कर नहीं सकता सार्वजनिक मंच पे। बहुत गुस्सा आता है कि ऐसे डिपार्टमेंट बने क्यों हैं, इनको ख़त्म कर दो। मोटी मोटी तनख्वाह क्यों दे रहे हो आप ऐसे बेशर्म अधिकारियों को, जिनकी तौंद फूलती जा रही है और एसी कमरों में बैठ करके और वहीं से पूरा विभाग चला रहे हैं वो लोग। शर्म आती है मेरे को। एक खबर का असर हुआ, आदर्श नगर एक्सिस बैंक के सामने जो गड्ढा किया था साहब अमृत योजना वालों ने, आज वो ठीक हो गया। मुरम डलवा करके उस गड्ढे को ठीक कर दिया। बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था साहब वो, लेकिन चलिए किसी ने तो उसकी सुध ली और वो गड्ढा जो है वो ठीक हो गया। पानी लीकेज गंगापुर में नहीं रुक रहा। और ये और बता दूं मैं आपको, बारिश का जो सीज़न है ना वो शुरू होने वाला है। अभी भी आदर्श नगर के सामने जो एक्सिस बैंक है उसके सामने जा कर के देख लो, जहाँ वो बॉल पॉइंट बना हुआ है जहाँ से पानी सप्लाई किया जाता है, बिल्कुल अच्छा खासा पानी लीकेज हो रहा है। इसके अलावा नाले के नीचे जो पाइपलाइन जा रही है बड़ी राइजिंग लाइन, उसमें से भी बिल्कुल पानी निकल रहा है। अभी देख के आया हूँ मैं खुद, लीकेज तो रुक ही नहीं रहा है और लोग पानी के लिए त्राई त्राई कर रहे हैं। साफ पानी नहीं मिल पा रहा, गंदा पानी मिल रहा है। अमृत योजना वालों से बात करते हैं तो कहते हैं नहीं साहब अभी तो प्रेशर खोला ही नहीं हमने। तो कब खोलोगे, क्या चाह रहे हो ये तो बताओ। 15 दिन बाद 20 दिन बाद में जब बारिश शुरू हो जाएगी तब कह दोगे सर अब तो बारिश शुरू होगी, अब तो काम होगा ही नहीं, है ना। भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, हमें क्या लेना देना। मतलब वही बात है, प्रशासन है वो कहते कहते थक गया, विधायक महोदय हैं अब वो पता नहीं ओरिजिनलिटी में करते हैं या दिखावा करते हैं, तड़ी तो पिलाते हैं साहब, बिल्कुल फटकार तो लगाते हैं, ये तो हम कहेंगे, मगर वो फटकार बिल्कुल सिंसियरिटी से लगा रहे हैं या सिर्फ ऊपरी तौर पे लगा रहे हैं ये भगवान जाने। वरना कोई विधायक अगर फटकार लगाए काम ना हो, जमती नहीं है बात। ना अमृत योजना का काम हो रहा, सीवरेज का काम नहीं हो रहा, पेच वर्क हो ही नहीं रहा, बंद पड़ा है। और अब तो बिजली के ठेकेदार जो है ना वो भी, उसने भी रोड लाइट सुधारना बंद कर दिया। बोले साहब हमारा पैसा अटका हुआ है, हम अब काम नहीं करेंगे। LNT वाले पेच वर्क में डाल नहीं सकते, पदम भी लाइव हाँ, और अभी अभी एक लाइव और चलाएंगे शायद पदम जी कि LNT वाले जो पेच वर्क है ना उसमें क्या गड़बड़ कर रहे हैं, दिखाएंगे ओरिजिनलिटी, सब दिखाएंगे हम आपको, बिल्कुल अभी देख लेना आप लाइव। और एक चीज़ और अच्छी हुई है कि सफाई करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता थी और इसे देखते हुए सभापति महोदय ने जो है कुछ अस्थायी कर्मचारी भी नियुक्त किए हैं। वार्ड मेंबर जो डिमांड करते हैं उस हिसाब से वो 10 कर्मचारी हैं या 12 कर्मचारी हैं, उनकी एक यूनिट बना दी गई है और वो 1 दिन या 2 दिन के लिए एक स्पेशल वार्ड में भेज दिए जाते हैं ताकि वो नालियों की सफाई कर सकें। आज जैसे उन्होंने शिवहरी जी का जो वार्ड है, वार्ड नंबर 46, उसमें जा कर के उन्होंने सफाई की थी, तो अच्छी बात है। सभापति महोदय करना तो चाहते हैं मगर वो चीज़ें इनफील्ड एग्जीक्यूट होती नज़र नहीं आ रही साहब। गड्ढे हैं उनको ठीक करने का काम किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। रोड लाइटों का क्या करें, आपके तो ठेकेदार ने हाथ खड़े कर दिए, मेरे पास पैसा नहीं आया, मैं काम नहीं करूँगा। जो वार्ड मेंबर हैं वो भी अब उतने सक्रिय नज़र नहीं आ रहे, वो पता नहीं कहाँ कौन से बिल में जा कर के छुप गए, अब नज़र ही नहीं आ रहे वो जनता को। शुरू में बड़े एक्शन में और फॉर्म में नज़र आए। कुल मिलाकर के अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए ना एट प्रेजेंट, तो सर जनता बिल्कुल दुखी है, जनता त्रस्त है कई चीज़ों से, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, शहर की सड़कों की व्यवस्था देख लो आप, जनता संतुष्ट नहीं है।
प्रशासन इतना सक्रिय मुझे अब नज़र नहीं आ रहा। पहले एडीएम साहब, एसडीएम साहब दौरे किया करते थे, घूमा करते थे, मॉनिटरिंग किया करते थे चीज़ों की, अब तो वो भी नज़र नहीं आ रहा। 1-2 दिन पहले ज़रूर एसडीएम और तहसीलदार साहब गए थे शायद ट्रक यूनियन पे जो एलएनटी का काम चल रहा है उसको देखने। इतनी बुरी कंडीशन चल रही हैं सर, छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो आम आदमी को दुखी कर रही हैं, प्रभावित कर रही हैं। प्रशासन अगर संज्ञान नहीं लेगा तो इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। तो ये आज की दिन भर की तमाम खबरें थी और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शेयर करते होंगे खबरों को, लाइक भी करते होंगे। अपनी सुझाव, अपनी सलाह, अपनी समस्याएं बेझिझक हमारे पास भेजिए। हर तरह की खबर हमारे पास आती है और कोशिश यही करती है कि संबंधित जो अधिकारी है, संबंधित जो प्रशासनिक है या जनप्रतिनिधि है, उनको हम तुरंत ही उस खबर को भेज देते हैं ताकि उसका समाधान हो, और होता भी है। सबसे अच्छी बात यह है, आपको याद होगा परसों पहले दिन बस स्टैंड के वहाँ जो नाले खुले पड़े थे उसमें एक स्कूटी सवार गिर गया। उन्होंने मेरे पास फ़ोटो भेजी, मैंने तुरंत सभापति महोदय को भेजी और कहा कि सर प्लीज़ इसका निस्तारण करवाइए, लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने एक्शन लिया, तुरंत उसका पटाव करवा दिया। कई चीज़ें हैं। अब जैसे आदर्श नगर वाला गड्ढा है, 2-3 दिन से मेरे पास लगातार कंप्लेंट आ रही थी और आज वो गड्ढा ठीक हो गया। छोटी छोटी तो रिक्वायरमेंट है सर लोगों की, इतना सा राहत दे दोगे ना, इसमें तो लोग बहुत खुश हो जाएंगे आपके। तो ये बहुत ज़रूरी है। बाकी अब जो है उमस ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, हवा बिल्कुल बंद है। अब तो इंतज़ार यही है कि सुकून की हवा कब चलेगी इस शहर में, बस उसका इंतज़ार है। राहत कब मिलेगी इन गड्ढों से, इन टूटी हुई सड़कों से, बिजली कटौती से, बढ़ते हुए बिजली के बिलों से, गंदे पानी से और सूखे कंठ से कब निजात मिलेगी लोगों को। बस ये ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जिनका जवाब कोई नहीं दे पा रहा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें और इसी तरह जी न्यूज़ पोर्टल को अपना प्यार, अपना आशीर्वाद देते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें आप। ये मेरी फिर रिक्वेस्ट है आपसे कि उसे ज़रूर करें ताकि हमें एक ताकत मिले, हमें कुछ संबल मिल पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।